Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study modes of creation of agency। तो दोस्तों हर बार की तरह इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों 3 तरीके के मोड्स होते हैं। कितने तरीके के मोड्स होते हैं? तो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड और तीसरा है रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तो समझ में आ जाता है बच्चों को, लेकिन रेटिफिकेशन में भाई सर खुजलाने लगते हैं। तो पहला है एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? बोलकर, मीन्स वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स। दूसरा है रिटन, लिख कर। तो हम एक्सप्रेस बोलकर या लिख कर कर सकते हैं। जैसे कि ए लिव्स इन दिल्ली। ए रहता है कहाँ? दिल्ली में, लेकिन उसका अपना घर जो है वो कोलकाता में है और वो अपॉइंट करता है बी को कि बी तुम प्लीज़ मेरा जो कोलकाता में घर है यहाँ पे उसका देखभाल करना, तुम केयर टेकर रहना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुंह से बोल रहा है, लिख कर तो नहीं बोल रहा है ना, मुंह से ही बोल दे रहा है, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ये लिख कर भी बोल सकता है, तो ये भी एक्सप्रेस ही कहलाएगा। जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है कि हमें पेपर मिलता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, इट इज़ रिटन। तो ये भी एक तरीके का एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें मुझे करना है। लेकिन दोस्तों अब इम्प्लाइड में आते हैं हम लोग। इम्प्लाइड में गई आपको देना ही देना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको रेंट का भाड़ा देना है, वरना मकान मालिक घर से बाहर निकाल देगा। इम्प्लाइड मतलब कि आपको देना ही देना है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं रेंट पे रह रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं रेंट के पैसे दूँ मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को, है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई फ्री में तो किसी को नहीं रख लेगा। तो ये हो जाता है इम्प्लाइड। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इम्प्लाइड में। जैसे कि देखिए इम्प्लाइड में 3 तरीके की एजेंसी होती है, ठीक है। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी ऑफ इमरजेंसी और एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी पढ़ते हैं पहले। जैसे कि वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन है वो एक डोमेस्टिक रिलेशन में रह रहे हैं, जहाँ पे वाइफ एक एजेंट होती है, एजेंट के तौर पे वर्क करती है, सब्जी भाजी राशन जो भी लाना पड़ता है वो लाती है। हस्बैंड क्या है? बाउंड है ना, हस्बैंड को भाई पैसा देना ही देना है बीवी को खर्च करने के लिए, ठीक है, शॉपिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पति है वो बाउंड है। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को दे, ठीक है। अगर कोई इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बिस्किट, ठीक है, तो उसके लिए उसे मैदा चाहिए, है ना, फ्लोर चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए वो सारी लिस्ट बना के दे देगा अपने बॉस को कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, या तो आप मुझे पैसा दे दो या सामान ला के दे दो। तो वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जो हेड है, उसको तो बात माननी पड़ेगी, तभी तो सामान बनेगा। तो यहाँ पे भी एक तरीके का एजेंट बाय एजेंसी बाय नेसेसिटी होती है, ज़रूरियात, ठीक है। दूसरा है इमरजेंसी, एजेंसी बाय इमरजेंसी, जो सेक्शन 189 में दी गई है। मतलब कि यहाँ पर एजेंट प्रिंसिपल से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन आता है, इमरजेंसी का सिचुएशन आता है। मतलब इतनी इमरजेंसी आ जाती है कि एजेंट को खुद ब खुद डिसीजन लेना पड़ता है। मान लीजिए कि एजेंट को बोला गया है कि कुछ गुड्स को कोलकाता पहुँचाना है, लेकिन रास्ते में ही वो गुड्स ख़राब हो जाता है, और अगर वो कोलकाता ले जाएगा तो और ख़राब हो जाएगा, फिर वो और भी काम नहीं आएगा। तो वो रुक कर आसनसोल में ही उस गुड्स को बेच देता है। तो ये होते हैं कुछ तरीके के इमरजेंसी, जहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का रोल अदा करता है। थर्ड है एजेंसी बाय एस्टॉपल। मतलब कि एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल ने बोला अपने एजेंट को राइस को इसको फिक्स अमाउंट में सेल करना, मतलब कि वो दाम बता देता है कि 400 में सेल करना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका दाम रहता है 200 ही, लेकिन कहता है अपने एजेंट को कि तुम इसको ज़्यादा दाम में बेचना, हम ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। एजेंट जाता है खोजने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता कि कोई उतने दाम में ख़रीद सके। फिर वो अपने हिसाब से पर्टिकुलर प्राइस लगा के किसी को बेच देता है 300 में ही, ठीक है, या जितना मैं बेच दे, 200 में, 300 में। फिर यहाँ पे जो उसने सेल किया है, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये बन जाता है लॉ ऑफ स्टॉपल। यहाँ पे प्रिंसिपल उसको नहीं बोल सकता है कि तुम इतने कम दाम में क्यों बेचे। तो लॉ ऑफ स्टॉपल यहाँ पे लगेगा और प्रिंसिपल यहाँ पे बाउंड हो जाएगा इस एक्ट के अंदर। तीसरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल पहले समझाऊंगी आपको, ठीक है। मान लीजिए कि ए का जो मनी है वो बी के पास है। अब बी ने सी को दे दिया बिना ए को बताए, विथ 10% इंटरेस्ट। अब ए को नहीं पता है कि वो 10% इंटरेस्ट का मतलब वो लेकर उसको दिया है, ठीक है। बाद में बी जो है आकर ए को कह देता है सच बात कि तुम्हारा जो मनी था वो मैंने सी को दिया है 10% इंटरेस्ट में। तो
तो यहाँ पर ए जो है वो ले भी सकता है उससे इंटरेस्ट और नहीं भी ले सकता है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसे हम रेटिफिकेशन बोलेंगे। अब अगर ए यहाँ पे बोलेगा कि नहीं तुम गलत किए हो, लन फन खूब उसको डांटेगा और केस कर देगा या इस चीज़ को ख़त्म कर देगा, तो दोस्तों ये एजेंसी कहलाएगा ही नहीं फिर, ठीक है। ये एजेंसी क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। तो दोस्तों अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।